हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस डे के टॉप 10 करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ स्टैटिक भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 15 देशों द्वारा अपनाई गई मोम्बासा डिक्लेरेशन का उद्देश्य किस समस्या के समाधान से है? तो इसका उद्देश्य इलीगल फिशिंग जैसी समस्या के समाधान से है। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इलीगल फिशिंग के विरुद्ध वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना। मोम्बासा घोषणा को समझते हैं तो 15 देशों द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये। इसका उद्देश्य इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो मत्स्यन होता है उस पर रोक लगाना, यानी IWU फिशिंग पर रोक लगाना। ठीक है। मोम्बासा घोषणा को 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनाया गया है। 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये अफ्रीका के केन्या कंट्री में अभी मोम्बासा शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है। अफ्रीका में एक कंट्री है केन्या, वहाँ पे एक शहर है मोम्बासा। उसका आयोजन 11वें ओशन कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन मोम्बासा में हुआ था। इसी आयोजन के दौरान इन 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। और जो आवर ओशन कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन क्यों होता है? तो महासागरों के संरक्षण और सतत उपयोग से जुड़े मुद्दों पर सरकारों, उद्योगों और सरकारी संगठनों तथा जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है उन सबको एक साथ लाना। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी IIITEM की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी। अभी ये चर्चा में बना हुआ था क्योंकि इन्होंने अभी 15 साल अपना पूरा किया है। ठीक है। इसकी स्थापना जून 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारका में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो चुनावी प्रशिक्षण देना, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है। ये जो प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता है ये सब चुनाव से रिलेटेड ही होगा। क्षमता निर्माण ये सब चुनाव से रिलेटेड ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा उशुतु वायरस मुख्यतः किसके माध्यम से फैलता है? तो उशुतु वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है। उशुतु वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है। फ्लेवी वायरस क्या है? तो वायरस की एक फैमिली है, इसके अंतर्गत कई तरह के वायरस आते हैं। जैसे एक तो उशुतु वायरस हो गया, इसके अलावा डेंगू हो गया, जीका हो गया, ये भी फ्लेवी वायरस के ही अंतर्गत आता है। ये मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। जो उशुतु वायरस है ये मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। अभी ये चर्चा में बना हुआ था क्योंकि पहली बार स्कॉटलैंड में उशुतु वायरस को देखा गया है, इसीलिए। मुख्य रूप से क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है ये, और पहली बार 1959 में उशुतु नदी के किनारे इसे या उशुतु नदी के आसपास इसे पाया गया था, इस वायरस को, जिसकी वजह से इसका नाम उशुतु वायरस रखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले भारतीय कलाकार कौन है? तो उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो है ये उड़ीसा के पुरी शहर के रहने वाले हैं। ठीक है। सुदर्शन पटनायक जो हैं ये उड़ीसा के पुरी शहर के रहने वाले हैं और एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड सैंड मास्टर कप अभी तक में जीता है। इस बार का आयोजन रसिया में किया गया था और इनका जो इस बार का विषय था, जो इन्होंने मूर्ति बनाई थी उसका विषय था जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने ये पुरस्कार जीता। इन्होंने 3 मीटर की मूर्ति बनाई थी। ठीक है। ये इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति है। ठीक है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज दोनों को इन्होंने दिखाया था। ये सुदर्शन पटनायक हैं और इन्होंने ये कप जीता है। नेक्स्ट क्या है? तो PSS मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किसानों से दलहन एवं तिलहन की खरीद से इसका संबंध है। समझते हैं PSS को क्या होता है। PSS का मतलब प्राइस सपोर्ट स्कीम होता है और इसका उद्देश्य किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाना। इसका क्या मतलब है? आपको पता है हमारी सरकार किसानों के लिए MSP लेकर आती है और वर्तमान में MSP के अंतर्गत 22 फसल आते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो PSS है ये केवल दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए इस स्कीम को लाया जाता है। इसका जो मतलब होता है, इस स्कीम को लाने का मतलब होता है कि वैसे फसल जो फिलहाल जिसका जो बाजार रेट है वो MSP से कम हो गया है, वापस उसको MSP के रेट पर लाना और किसानों से उस फसल को खरीद लेना। मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो सरकार ने किसी भी दलहन या तिलहन जैसी फसलों का MSP डिसाइड कर दिया और वो फसल उगने के बाद उसका जो रेट है वो उसका जो मार्केट रेट है MSP से कम हो गया, तो हमारी सरकार क्या चाहती है कि किसानों को नुकसान ना हो, कि वापस उसको MSP पर खरीद लेती है किसानों से। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ही होता है। ठीक है। इस योजना के तहत जब तिलहन, दलहन और खोपरा का बाजार मूल्य MSP से कम हो जाता है तब सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए उनका जो फसल होता है MSP पर खरीद लेती है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये जो PSS है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस तरकस किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो ये तलवार श्रेणी का युद्धपोत है और इसे रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक और शक्तिशाली स्टील्थ फ्रिगेट है ये। जो आईएनएस तरकस है, ये भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक और शक्तिशाली स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील्थ फ्रिगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए थोड़ा-सा। स्टील्थ का मतलब होता है एक ऐसा टेक्निक जो दुश्मन के जो रडार होते हैं, ठीक है? या जो सोनार होते हैं, उसकी पकड़ में नहीं आता है ये, ठीक है? मतलब चोरी-चोरी, चुपके-चुपके उससे निकल जाता है। और फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? तो एक मध्यम आकार का युद्धपोत होता है, जिसका काम जो दुश्मन के युद्धपोत होते हैं, उस पर अटैक करना और आमतौर पर जो बड़े युद्धपोत होते हैं, उसको सुरक्षा देना होता है। आप इसे कह सकते हो हिट एंड रन, मतलब ये अटैक करके और भाग जाता है, ठीक है? पकड़ में नहीं आता है। इस तरह का एक ये अ, युद्धपोत होता है। नेक्स्ट, ये आपका आईएनएस तरकस है। कपनोली ओरंगुटन किस देश में पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, केवल और केवल सुमात्रा द्वीप पर ही ये पाया जाता है। ठीक है? अभी ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि नवंबर 2025 में एक चक्रवात आया था वहाँ पे, जिसकी वजह से 58 कपनोली ओरंगुटन मारे गए थे और उसका एक साइंटिफिक जो रिपोर्ट है अभी रिलीज़ हुआ है जून में, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। ये दुनिया की सबसे दुर्लभ वानर प्रजातियों में से एक है। केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाई जाती है। इसे 2017 में ही एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। ओके, ऐसा नहीं है कि पहली बार इसे 2017 में पाया गया, पाया इसे बहुत पहले ही गया था, ठीक है? मतलब ये दुनिया में पहले से भी था, लेकिन 2017 में एक अलग प्रजाति के रूप में इसे मान्यता दिया गया था। अगर इसकी संख्या की बात करें तो वर्तमान में 800 के आस-पास इसकी संख्या है। आप सोच के देखिए, अगर 800 की संख्या है और उसमें से 58 मारे जाएँगे, तो अपने आप में कितना बड़ा चर्चा का विषय बनता है ये। इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इसका जो सिर होता है वो छोटा होता है, चेहरा चपटा होता है और बाल अधिक घुंघराले होते हैं इसके। नेक्स्ट क्या है? तो ये तपनोली ओरंगुटन है। तपनोली ओरंगुटन के 3 सब स्पीशीज़ होते हैं, बोर्नियन, सुमात्रा एंड तपनोली। ओके? जो तपनोली है, ये आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में से रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट 2026 संयुक्त रूप से किन संगठनों द्वारा जारी जो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है, इसे संयुक्त रूप से किन संगठनों द्वारा जारी की जाती है, आपको ये बताना है। इसे खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी एफएओ एंड डब्ल्यूएफपी के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी दोनों ने मिलकर इसे जारी की गई है। ठीक है? ये रिपोर्ट जो है डब्ल्यूएफपी और एफएओ, ये जो दोनों संगठन है, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। इन दोनों का ही मुख्यालय आपको इटली के रोम में मिलेगा। इन दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पे स्थित है। इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के 13 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है। इन्होंने कहा है कि आने वाले इन 13 क्षेत्रों या इन 13 देशों में आने वाले समय में काफ़ी तेज़ भूखमरी की समस्या उत्पन्न होने वाली है और वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, उससे भी खराब स्थिति होने वाली है। ये जो रिपोर्ट होता है, ये बाईएनुअल होता है। इसका मतलब है कि 1 साल में 2 बार इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और इसका काम सरकारों और सरकारी संगठनों को इन समस्याओं के खिलाफ चेतावनी देना होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? तो 2026 से 35 के कार्यकाल के लिए किस भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी आईटीएलओएस का जज चुना गया है? तो अभी विमल एन पटेल जो हैं, इन्हें आईटीएलओएस का जज चुना गया है। ठीक है? आईटीएलओएस क्या है? तो एक ये समुद्र से जुड़े विवादों को सुलझाने वाली एक प्रमुख वैश्विक न्यायिक संस्था है। ठीक है? जो दुनिया भर के समुद्र से जुड़े विवाद होते हैं, उसको सुलझाने के लिए एक वैश्विक न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में यूएन क्लॉज के तहत की गई थी और इसका जो मुख्यालय है, वो जर्मनी के हैम्बर्ग में है। इस संस्था के अंतर्गत टोटल 21 स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हालाँकि इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा इन्हें इस संस्था के लिए चुना जा सकता है। ठीक है? जो विमल एन पटेल हैं, वर्तमान में वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी आईएलसी के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उसके साथ-साथ जो गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, के कुलपति के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। ठीक है? विमल एन पटेल को 2026 से 2035 तक के लिए आईटीएलओएस का जज चुना गया है। ठीक है? नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसे प्रत्येक साल जारी किया जाता है एनुअली। ठीक है? इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और इसका काम क्या होता है? तो दुनिया भर में जेंडर गैप को मापना और उस पर रिपोर्ट बनाकर रिलीज करना। ठीक है? इस रिपोर्ट का यही मतलब होता है, दुनिया भर में जो जेंडर गैप होता है, उसको मापना। मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच जो गैप होती है, उसको मापने का ये काम करती है। ठीक है? हर साल इसे जारी किया जाता है
अगर हम WEF की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक जगह है, कोलोग्नी, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा।